नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। बात करेंगे नूह हिंसा की। सवाल अभी भी यही बना है कि आखिर ये बवाल हुआ क्यों, हिंसा हुई क्यों, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है। दरअसल हरियाणा के मेवात नूह में सोमवार को शुरू हुई हिंसा गुरुग्राम तक पहुंची। भीड़ ने मंगलवार देर रात यहां मस्जिद पर हमला कर दिया, मौलवी की हत्या कर दी और इतना ही नहीं, दुकानों को भी आग के हवाले किया। हिंसा में अब तक 2 होमगार्ड सहित कुल 5 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री की तरफ से भी बयान जारी करके पुष्टि की गई है कि इस हिंसा में 6 लोग मारे जा चुके हैं। नूह में कर्फ्यू भी लगा। हिंसा पर फिलहाल काबू पाने के लिए अर्धसैनिक बलों की 20 टुकड़ियों को वहां पर तैनात किया गया है। नूह, पलवल, मानेसर, सोहना और पटौदी में इंटरनेट को भी बंद किया गया था। हालांकि अब स्थिति जो है वो कंट्रोल में बताई जा रही है। आरएएफ ने कई जगहों पर फ्लैग मार्च निकाला, लोगों को भरोसा दिलाया कि वो अब सुरक्षित है। हिंसा के विरोध में विश्व हिंदू परिषद ने देशव्यापी प्रदर्शन भी बुलाया था। हरियाणा में हिंसा को देखते हुए यूपी के 11 जिलों में अलर्ट जारी किया गया। यहां तक कि राजस्थान में भरतपुर के बाद अलवर में भी धारा 144 लागू की गई एहतियात के तौर पर। दरअसल नूह में हिंदू संगठनों ने हर साल की तरह इस बार भी ब्रजमंडल यात्रा निकालने का ऐलान किया था और प्रशासन से इसकी इजाजत भी ली थी। सोमवार को ब्रजमंडल यात्रा के दौरान इस पर पथराव हुआ और देखते ही देखते ये हिंसा में तब्दील हो गया। सैकड़ों कारों को आग लगा दी गई। साइबर थाना यहाँ पर नूह में जो था उसे भी आग के हवाले कर दिया गया। इसके अलावा एक मंदिर में सैकड़ों लोगों को बंधक बनाया गया। हालांकि पुलिस ने वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लोगों को बाहर निकाला, लेकिन यहाँ पर उसके बाद नूह हिंसा की जो चिंगारी है वो गुरुग्राम तक पहुंची। सोना में भी इसका असर देखने को मिला, फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में भी इसका असर देखने को मिला। वहां पर भी उपद्रवियों की तरफ से हंगामा किया गया। लेकिन सवाल अभी भी यही बना हुआ है कि आखिर इस पूरी नूह हिंसा का मास्टरमाइंड कौन है। अब तक 116 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं, 116 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 44 एफआईआर दर्ज हुई हैं। आगे की कार्रवाई जारी है। जो सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं उनके आधार पर उपद्रवियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने का काम किया जा रहा है। और मुख्यमंत्री की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है, मंत्रियों की तरफ से ये बयान दिए जा रहे हैं कि जो भी इसमें दोषी होगा उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जल्द ही खास मेहमान जुड़ेंगे। फिलहाल सबसे पहले हमारे साथ यहाँ पर आप प्रवक्ता अनुराधा शर्मा जुड़ गई हैं। अनुराधा जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। जी नमस्कार। बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके से हरियाणा जला, नूह हिंसा हुई और उसकी आग जो है कई जगहों पर फैली, वहां पर भी इस तरीके की घटनाएं हुई हैं, लेकिन अब स्थिति कंट्रोल में है। हालांकि यहाँ पर कई सवाल उठ रहे हैं कि सरकार का फेलियर रहा, पहले से व्यवस्था नहीं की गई, जानकारी थी उसके बावजूद व्यवस्थाओं को ठीक तरीके से दुरुस्त नहीं किया गया। आप इसको किस तरीके से देखती हैं, क्या वजह इसकी यहाँ पर मानती हैं? प्रीति, इस सारे पर जितनी जानकारी मुझे है और जो मीडिया के माध्यम से और यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से और प्रिंट मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी मिली है, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही कि मेवात में कभी इस तरह का सौहार्द खराब नहीं हुआ। लेकिन शोभा यात्रा होनी थी और उस दिन इस तरह का सौहार्द का खराब होना, 5 लोगों की जान जाना, इतना जान माल का नुकसान होना, ये हम सब के लिए बहुत अफसोस की बात है। और मैं तो यही अपील करती हूँ कि अपनी पार्टी की तरफ से, अपनी तरफ से कि हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम इस सौहार्द को दोबारा से कायम करने के लिए प्रयास करें, शांति बनाए रखें और प्रशासन का सहयोग करें। अब सवाल ये उठता है कि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, तो इस बार मेवात में इस शोभा यात्रा के समय इस तरह की स्थितियां क्यों हुई? जहां तक मुझे जानकारी है, जो वीडियो सामने आए और जो घटना फरवरी के महीने में 2 लोगों को जिंदा जला देने वाली हुई, उस घटना से ही इस क्षेत्र में आक्रोश व्याप्त था, जो मुझे लगता है। मैंने विधानसभा के अंदर जो विधायक हैं मामन जी, उनकी वीडियो भी सुनी है। कल मैं भी डिबेट में आप ही के चैनल पे थी, तब भी वो वीडियो सुनाई गई थी, मैंने सुना था। तो मुझे लगता है कि उसी समय से इस क्षेत्र में एक आक्रोश की स्थिति बनी हुई थी। उसके बाद जब ये शोभा यात्रा का समय आया, तो उस शोभा यात्रा
में जिन लोगों ने, जिसमें एक पर्टिकुलर में नाम कोट करना चाहती हूँ, मोनू नाम जो आ रहा है, जिससे उन्होंने अधिकृत ना होने के बावजूद भी वीडियो जारी किए, उनके साथियों ने एक अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करते हुए वीडियो जारी किए और टाइम टू टाइम अपनी लोकेशंस देते रहे और वहां जो उनके साथी और उनकी टीम मौजूद थी उनको ये मैसेज करते रहे कि भी हम 150 गाड़ियों का काफिला लेके सब तैयारी के साथ आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपके ऐसे उल्टे सीधे वीडियोस भी हमने सुने कि भी आपके दामाद वगैरह ऐसे अपशब्द बोल के भी उन्होंने वीडियो जारी किए। कुल मिला के जब ये वीडियो वायरल हुए तो वो आक्रोश जो शासन की कार्रवाई, कानून की कार्रवाई के लिए प्रतीक्षा में तो था, लेकिन अंदर से बहुत गुस्से में थे लोग कि भाई अभी तक उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई जिसने 2 नौजवानों को जिंदा जलाने की हरकत में जो आरोपित है। और जब ये वीडियो वायरल हुए तो ये गुस्सा बढ़ गया और इस गुस्सा बढ़ने का परिणाम ये पथराव और ये घटनाएं हुई। दोनों तरफ से सामना भी किया गया और बड़ी दुखद स्थिति सामने आई कि निर्दोष लोग इसमें अपनी जान गंवा बैठे। देखिए, इस सारे मैटर पे एक बात कहना चाहती हूँ, जो दंगाई है, जो उपद्रवी है, जो अपराधी है, वो किसी जाति का नहीं होता, वो किसी दल का नहीं होता, वो किसी समाज का नहीं होता, वो अपराधी प्रवृत्ति से ग्रस्त होता है। और अक्सर क्या होता है कि अपराध की प्रवृत्ति वाले लोग सामाजिक और धार्मिक जो कार्यक्रम होते हैं, जो आयोजन होते हैं, उनका सहारा लेके अपनी प्रवृत्ति को समाज में फैलाने का काम करते हैं। उसके दुखद परिणाम समाज पहले भी उठाता रहा है और नूह के अंदर भी उठाए गए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस सारे प्रकरण में जो सरकार की भूमिका रही वो संदेह के घेरे में आती है, उसके ऊपर सवाल खड़े होते हैं, जिसका कारण है पहली बात कि यदि सरकार के पास, सरकार ये कहती है, जो मैंने बयान सुना मुख्यमंत्री जी का कि ये पहले से षड्यंत्र था, यदि सरकार ये मानती है ये पहले से षड्यंत्र रचा जा रहा था तो सरकार की इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट्स क्यों नहीं पहुंची सरकार तक, और अगर पहुंच गई थी तो सरकार ने उसके लिए क्या एहतियात किया, सरकार ने क्या व्यवस्था की, क्या लोगों की सुरक्षा का इंतजाम किया, क्या शोभा यात्रा की सुरक्षा का इंतजाम किया, क्या उस तनाव को हल करने का कोई समाधान सरकार ने किया? ऐसा सरकार ने कुछ नहीं किया। दूसरी बात, पुलिस अधीक्षक को की छुट्टी मंजूर कर लेना, इतनी तनावग्रस्त स्थिति में उनको छुट्टी पे भेज देना, ये सरकार की एक बचकानी हरकत थी। उससे भी आगे वीआईपी ड्यूटी पे स्थानीय पुलिस कर्मियों को भेज दिया गया और उस स्थान पर उन्हें नहीं लगाया गया जहां उनको और फोर्स लगानी चाहिए थी इस सारे मामले को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए, वहां वो फोर्स भी नहीं लगाई गई। आज सरकार ये कहती है कि षड्यंत्र था, तो सरकार उससे पहले क्या कर रही थी? सरकार की इंटेलिजेंस फेलियर है, सरकार की कानून व्यवस्था का पूरा कंप्लीट फेलियर है ये, और इस स्थिति के लिए पूरी तरह से सरकार जिम्मेदार है। नैतिकता के नाते गृह मंत्री को, हरियाणा के गृह मंत्री को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, मुख्यमंत्री जी को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, और जिन लोगों की मौत हुई है उन लोगों की मौत की जिम्मेदारी सीधी सीधी भाजपा सरकार के ऊपर आती है। कल बयान में सुन रही थी, अनिल विज जी कह रहे थे कि विपक्षी पार्टियां राजनीति ना करें। राजनीति करना नहीं चाहिए, लेकिन सरकार की कार्यशैली के कारण, यदि अमन चैन प्रदेश का डिस्टर्ब हो रहा है, सरकार की कार्यशैली की चूक के कारण यदि लोगों की जान जा रही है, यदि जान माल का खतरा हो रहा है, यदि माहौल खराब हो रहा है प्रदेश का, और तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार अपनी जिम्मेदारी से ये कह के भाग नहीं सकती। तो इस सारे प्रकरण में मेरा ये कहना है कि पूरी तरह से सरकार का फेलियर है, और जब जब चुनावों की स्थितियां आने को होती हैं, इस तरह की घटनाएं होती हैं, इस तरह की चूक दिखाई देती है, भाजपा की जहां जहां सरकारें हैं वहां वहां इस तरह के घटनाक्रम हमारे सामने आते हैं, तो मेरा ये कहना है कि सरकार को नैतिकता के नाते इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए, गृह मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए, नैतिकता उनको नाते उन्हें स्वीकार करना चाहिए कि उनकी चूक के कारण इतना बड़ा उपद्रव हुआ।
ये कहना चाहती हूँ। ठीक है, कई सवाल आपने यहाँ पर उठाए, उनके जवाब हम जल्द ही बीजेपी प्रवक्ता संजय सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे लेंगे। संजय जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। और साथ ही हमारे साथ यहाँ पर कांग्रेस प्रवक्ता रमन सिंह भी जुड़ गए हैं। रमन सिंह जी नमस्कार, स्वागत है आपका भी खबर फास्ट पर। आपके पास आऊंगी, लेकिन संजय जी यहाँ पर अब सरकार से कई सवाल बन रहे हैं कि आखिर हिंसा क्यों हुई, इसका जिम्मेदार कौन है, और जिस तरीके के बयान आ रहे हैं वो भी सरकार पर कहीं ना कहीं सवाल उठा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा अहम सवाल अनुराधा जी ने ये उठाया है कि जो भिवानी कांड हुआ था उसके बाद एक विशेष समुदाय में रोष था। क्यों था? क्योंकि उस वक्त जो उस मामले में आरोपी था नामजद, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और इसी को लेकर लोगों में नाराजगी थी। तो पटकथा जब भिवानी कांड हुआ उस दौरान लिख दी गई, उस पर कार्रवाई ना होना लोगों के अंदर कहीं ना कहीं गुस्से को बढ़ाना था। और जब यहाँ पर ये पता चला कि मोनू मानेसर वीडियो जारी करके ये कहता है कि वो आने वाला है, उसके बाद कहीं ना कहीं ये पूरी स्थिति बनी है। तो अगर उस वक्त ही कार्रवाई होती तो शायद ये स्थिति अब ना बनती। देखिए, ये बेहद दुख की बात है। कभी मैं बहन अनुराधा शर्मा जी को सुन रहा था, मुस्लिम तुष्टीकरण में ऐसा ये अंधभक्त हो गई हैं कि इन्होंने जो एक हिंदुओं के गाड़ी जलाए गए, हिंदुओं को मारा गया, आगजनी हुई, तबाही हुई, और इसको एक कहानी का स्वरूप देते हुए इन्होंने नहीं किया कि उसने ऐसा बोला था इसलिए ये लोग उग्र हो गए। मतलब देखिए, वोट के लिए ऐसी दलील देना, अरे ये कहो एक बार, ये उग्रवाद प्रवृत्ति के लोग थे, ये घर के ऊपर एक घंटे के अंदर पत्थर जमा नहीं किए होंगे, ये घर के अंदर 24 घंटे से पहले से पत्थर जमा करके रखे होंगे, इन्होंने आग के पेट्रोल पंप की व्यवस्था पहले से करके रखी होगी। ये कहो कि हम अपनी ताकत ये इन्होंने ताकत दिखाने की कोशिश की, इन्होंने हरियाणा में हिंसा भड़काने की कोशिश की। हो सकता है कि एक फीलिंग हो सकती है, लेकिन आज ये कहानी बनाकर कि ये ऐसा किया, एक हिंदू ने अपने क्या, और इसलिए ये सारा गुंडागर्दी भी। अरे वोट के लिए कितना हिंदू को बेचोगी, वोट के लिए कितना मुसलमानों का दलील होगी आप। मैं आपको सुन रहा था, और आम आदमी पार्टी की यही सोच है, यही मंशा है कि ये हिंदू को कहेंगे तुम मुकदमे ले लो, और मुसलमान को कहेंगे देखो मैं तुम्हारे लिए दलील दे रही हूँ, तुम्हारे लिए मैं राजनीतिक दलाली कर रही हूँ। ये सच्चाई है। राजनीति करना, मैं वो बात कह रही हूँ जो सामने प्रत्यक्ष है, मैं वो कह रही हूँ के अंदर इस तरह के लोगों का कोई न पार्टी होता है, कोई धर्म होता है। इनको अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा, धार्मिक महत्वाकांक्षा कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र में हिंदू। दीजिए मेरी बात का, आप यहाँ बैठ के उल्टी सीधी बातें मत करिए, सीधा जवाब दीजिए। अरे हमें शर्म आ रही है। ये प्रवक्ता तो हरियाणा के भी नहीं है, तो हरियाणा के बारे में ये भी लगा ले कुछ कुछ अपना टैक्स हिस्सा से चेंज कर ले। यहाँ दलील दे रही है, सिर्फ वोट के लिए हिंदू को बदनाम कर रही है। अरे हिंदू मारा गया, हिंदू की गाड़ी जलाई गई, हिंदू के बहन बेटियों के साथ अत्याचार हुआ, उसके बाद भी ये अंधभक्त राजनीतिक भक्त अनुराधा शर्मा क्या उल्टा सीधा बोल रही है। कहां से इनको कोई हिंदू वोट देगा? एक बात सच बोलो कि हाँ, ये मुसलमान आक्रांता थे जो घर के ऊपर पत्थर रखे, ये मुसलमान अन्यायी अपराधी थे जिन्होंने आगजनी की, जिन्होंने गाड़ी जलाया, जिन्होंने बंदूक चलाया। एक बार इनके मुंह से नहीं निकल सकता है ये कहेंगे कि भाई उसने आदमी मारा, उसने गोली चलाई, उसने बंदूक चलाया, लेकिन ऐसे नेता को तो एक भी हिंदू अपने पर्दे से। ये अहंकार की भाषा मत बोलिए, ये आप बताइए पुलिस अधीक्षक को क्यों छुट्टी दी गई? आप पुलिस आपके घर जाएगी, आप पेट्रोल पंप लेके पैसे में हो, पुलिस आपके घर जाएगी। गलत बात कर रहे हैं आप। राजनीतिक तुष्टीकरण का और केजरीवाल को मत करे, हिंदू को एक बात कहे, हाथ के साथ अन्याय हुआ है। किसी का मर्डर हो गया, उसमें किसी का नाम दे दिया, उसको हत्यारा बता दिया, किसी को जबरदस्ती की बात नहीं करते। हिंदू के छठ में वोट मांगने मत जाना, अपने अरविंद केजरीवाल को बता दो। लोग कांग्रेस की लो, पार्टी लो, लेकिन संजय सिंह आप एक बड़ा सवाल
सवाल उठा रहे हैं कि एक दिन में पत्थर जमा नहीं होते, एक दिन में पेट्रोल बम जमा नहीं होते। अगर पहले से तैयारी चल रही थी तो पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? कहाँ था पुलिस प्रशासन? किसी के घर के अंदर पत्थर जमा हो रहा हो, पेट्रोल पंप जमा हो रहा हो और वो मुस्लिम बहुल इलाका हो, पुलिस प्रशासन क्या हर किसी के घर में घुसेगी? थोड़ा तो प्रैक्टिकल बातें हमें करनी चाहिए। अब अगर वो कुछ करके देख ले, ये तो आप मुख्यमंत्री वाली बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का जैसा बयान था कि हर व्यक्ति को सुरक्षा पुलिस नहीं दे सकती है। किसी के घर में झांकते चले कि तुम क्या सद्भाव बिगाड़ने वाले हो। अरे उनको इस बात का दिक्कत हुआ कि मुस्लिम बहुल एरिया में किस तरह से हिंदू यात्रा निकल रहा है और सिर्फ इसी गर्मी ने हिंदू मुसलमान के समन्वय स्वभाव को खराब करने का कोशिश किया। आम आदमी पार्टी में हिम्मत हुई है। संजय जी, किस तरीके का गैर जिम्मेदाराना बयान आप दे रहे हैं कि पुलिस हर किसी के घर में जाकर घुस के देखेगी क्या? ये किस तरीके का गैर जिम्मेदाराना बयान है? अगर शोभा यात्रा को इजाजत दी गई है तो उसको सही तरीके से कराने के लिए क्या पुलिस प्रशासन जिम्मेदार नहीं है? पुलिस वाला जिम्मेदार नहीं है। ये एक डेमोक्रेसी है। बिना किसी कारण के पुलिस आपके दरवाजे के अंदर नहीं जा सकती है। आज तो डेमोक्रेसी में क्या दंगा हो जाना सही है? डेमोक्रेसी में दंगा हो जाना फिर तो सही है आपके बयान के मुताबिक? अगर डेमोक्रेसी है तो क्या फिर दंगा सही है? ठीक है, डेमोक्रेसी है, दंगा करिए, किसी को भी मारिए। डेमोक्रेसी में घर के अंदर नहीं जाने की बात कर रहा हूँ। दंगा जो करेगा वो मार खाएगा, पुलिस खाएगा। जनाब एक भी गाड़ी चलाकर देख ले, पुलिस अपनी हरकत में आ चुकी है। पुलिस के लिए पूरा शासन होता है, पूरा प्रदेश होता है। अब अगर आप मुस्लिम बहुल एरिया में जा रहा है और वहां पर कोई पहले से संयंत्रित तरीके से बैठा हुआ है और उसने दंगा कर दिया, अरे हिंदुओं को कितना पिसोगे भाई, कितना पिसोगे? मैं ये नहीं कहता कि हिंदू सत्य है या असत्य है, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूँ कि आप सभी राजनीतिक पार्टियों ने मिलकर एक मनोबल को बढ़ा दिया है और देश के अंदर सांप्रदायिक सद्भाव को खराब कर दिया है, नष्ट कर दिया है, सिर्फ इसीलिए कि आपकी सरकार होनी चाहिए। आपको मालूम है कि हिंदू जाति में बटा हुआ है और मुसलमान एकजुट हो जाएगा तो आप हरियाणा के अंदर डुबकी बजाने लग जाओगे। ये हिंदू मुस्लिम क्यों हो रहा है? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है। जो उपद्रवी है उनके खिलाफ कार्रवाई की बात होनी चाहिए। मस्जिद से उनके ऊपर से पत्थर चलता है, गोली चलती है, हिंदुओं की यात्रा निकलती है। इसको हिंदू मुस्लिम नहीं बोलोगे तो क्या बोलोगे आप? इसको क्या करना चाहते हो भाई? सगन ये ठाकुर पे टैक्स था, ये हरिजन पे टैक्स था, ये ब्राह्मण पे टैक्स था, इसलिए हिंदू बता रहे। ये हिंदू मुस्लिम था, इसके अलावा कुछ नहीं था। कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का काम इस तरीके से यहाँ पर दलों की तरफ से किया जा रहा है। एक बात बताइए, हिंदू बहुमत इलाका में ये तो आप बताएंगे, सरकार में आप हैं संजय जी। गोली चलाने का काम, आगजनी करने का काम मुस्लिम इलाके में क्यों होता है? सवाल ये है और इस सवाल के ऊपर सभी पक्ष को एक साथ बैठकर सोचना होगा। ठीक है संजय जी, आराम से बात करिए। ठीक है, चिल्लाइए मत। हमारे साथ यहाँ पर कांग्रेस प्रवक्ता भी ज्यादा उग्र मत होइए। ठीक है, बोलिए अनुराधा जी, बोलिए। आती है रमन जी आपके पास। ठीक है रमन जी, रुकिए। ठीक है, इतना उग्र मत होइए। ठीक है, रुकिए। अनुराधा जी बोलिए। एक बात बताइए, प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम सुरक्षा नहीं दे सकते हर आदमी को। भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि पुलिस क्या घरों में जाके देखेगी। यही भाजपा की सरकार और यही भाजपा का प्रशासन जब ईडी और सीआईडी लेके निर्दोष लोगों के घर में घुसता है तब तो ये लोग ये बात नहीं कहते। सरकार हाथ खड़े कर दे। अगर वो जिम्मेदारी नहीं ले सकती तो हाथ खड़े कर दे। रुक जाइए संजय जी, पहले बस सुन तो लीजिए वो क्या कह रही हैं। रुक जाइए। चिल्लाने से आवाज ज्यादा बुलंद नहीं होने वाली है, उनकी बात भी सुनिए। उपद्रव करने वाला व्यक्ति कोई नहीं हो सकता है। आप हिंदू मुस्लिम की बात क्यों करते हैं? आप अपराध की बात क्यों नहीं करते? आप निर्दोष लोग डर गए उनकी बात क्यों नहीं करते? क्यों फैलाना चाहते हैं? आप सीधा जवाब दीजिए। संजय जी सुनिए। ठीक है, रुकिए अनुराधा जी, रुकिए। ठीक है
संजय जी मेरा सवाल सुनिए, रुकिए, मेरा सवाल सुनिए, शांति से सुनिए, एक जवाब दीजिए मुझे। यहाँ पर परमिशन ली गई थी शोभा यात्रा की? ली गई थी। ठीक है, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि उसको ठीक तरीके से संपन्न करवाएं, किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो, और सरकार को इस चीज का भी इल्म था कि ये साजिश है। आप क्योंकि जिस तरीके के बयान सामने आए मंत्रियों के, वो ये कह रहे हैं कि ये साजिश के तहत किया गया है। जब ये इनपुट थे तो उसके बावजूद क्यों इस तरीके की व्यवस्था नहीं की गई कि वहां पर हालात ना बिगड़े? ये फेलियर है ना, इसे एक्सेप्ट करेंगे? मेरी बात सुनिए, अमूमन शोभा यात्रा निकलता है या कोई जुलूस निकलता है तो पुलिस से परमिशन ली जाती है और पुलिस साथ में थी। लेकिन पुलिस साथ में थी, अगर कोई हमारे मुल्ला जी कहते हैं कि पुलिस जाए और कोई शोभा यात्रा निकले तो हर मस्जिद घूमे, हर मंदिर घूमे कि वहाँ कोई षड्यंत्रकारी बैठा तो नहीं है। या तो सरकार इस निर्देश पर चले, अगर इस निर्देश पर चलेगा तो हम कहेंगे धार्मिक भावों पर ठेस पहुंची है। हमें धर्म के कुछ अनुबंध होते हैं, हमें उसको भी ध्यान रखना है। अब पुलिस साथ में थी, पुलिस के सामने पथराव हुआ। पुलिस, एक बार बताइए, कोई अगर षड्यंत्र करके गुप्त तरीके से पत्थर, ईंट, बम, बंदूक, बारूद लेकर बैठा, मेरा ये विषय नहीं है। मेरा विषय मात्र इतना है कि एक बार विपक्ष के पार्टी के जो प्रवक्ता लोग बैठे हैं उन्हें ये बात कहनी चाहिए कि हमें किसी धार्मिक संस्थान का उपयोग नहीं करना चाहिए पत्थरबाजी के लिए। हम कह रहे हैं उसने जो कहा उसको शूट करवा देते, एफआईआर कर देते, आप उसके जवाब में कोई षड्यंत्र नहीं करते। आप ये भी तो कर सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने षड्यंत्र किया जिससे आज विपक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि अरे वो जो था वो उसकी मनीषर, उसके मोनोमोनेसर, उसके कारण ये हुआ। अरे कहां से कहां जोड़ रहे हो? अरे हिंदू भी तुम्हारा वोटर है भाई, हिंदू भी वोटर है। वोट के लालच में इतना अस्वाभाविक बातें करना कहीं से जायज नहीं। ठीक है, कांग्रेस प्रवक्ता का रुख कर लेते, काफी देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमन जी, यहाँ पर कहीं ना कहीं मामन सिंह का नाम बार बार लिया जा रहा है कि उन्होंने जब विधानसभा के अंदर उस तरीके की बयानबाजी की थी, उसके बाद से ही कहीं ना कहीं ये दो दलों में कहीं ना कहीं आक्रोश था और इंतजार किया जा रहा था कि कब मोनू मानेसर जो है कभी मेवात में आए तो बदला लिया जाए। क्या यहाँ पर इस चीज को जिम्मेदार माना जाए, मामन खान के उस बयान को जिम्मेदार माना जाए? प्रीति जी, आज हम एक गंभीर मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं। हरियाणवियों को एक मैसेज देने का समय है, शांति की अपील करने का समय है। अगर हम ऐसे लड़ेंगे तो मुझे नहीं लगता इस डिबेट से कोई किसी हम ऐसे ही बात पर जाएंगे जिससे एक मैसेज दिया जाए। 3 दिन हो गए हैं यात्रा के साथ ये जो हुआ है। मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, दोनों पक्षों में टकराव हुआ, नहीं होना चाहिए था। लेकिन सरकार की हर व्यक्ति के प्रति, हर समाज के प्रति, हर संस्था के प्रति एक जिम्मेदारी बनती है। अगर सरकार उस जिम्मेदारी से दरकिनार दिखाई देगी तो निश्चित तौर पर सवाल खड़े होंगे। जब सरकार चुनी जाती है तो हर कोने में एक मैसेज आता है कि पहली पंक्ति से लेके आखिरी पंक्ति तक बैठे हुए व्यक्ति की सुरक्षा के लिए सरकार है। राव इंद्रजीत जी ने, इनके केंद्रीय मंत्री ने कल जो बयान दिया था उस पे आप सभी ने सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखा है कि उन्होंने यात्रा पे क्या सवाल उठाए हैं। मैं खुद इस पीड़ा को समझ सकता हूं क्योंकि मेरे जिले से एक बजरंग दल का साथी अपनी जान गंवा बैठा है, मेरे होम जिले से। मुझे पीड़ा है इस बात की। लेकिन आज हम ऐसे तनावपूर्ण माहौल में चर्चा कर रहे हैं, उसका कोई सार्थक नतीजा निकलना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी होती है, प्रशासन सरकार का है, न कि विपक्ष का है। और आज हम बच्चों की तरह लड़ेंगे तो मुझे नहीं लगता तो किसी हम सरकार में विपक्ष की भी जिम्मेदारियां होती हैं। दूसरी बात, इस तरीके के बयान नहीं दिए जाने चाहिए। प्रीति जी, मैं हर विषय पे आऊंगा, मुझे 1 मिनट दीजिए। मामन खान जी ने 5 महीने पहले विधानसभा के पटल पे कुछ कहा। ये सरकार 5 महीने से सो रही थी। सरकार को किसने रोका था कार्रवाई करने से? लेकिन अगर मामन खान ने किसी संदर्भ में कोई बात कही, अगर आपके पड़ोस में भगवान ना करे कभी एक बच्चा भी मर जाता है किसी कारण से, तो आप भी उस बात को रखने में कहते हैं बिल्कुल फ्री हैं कि आप उस बात को रख सकते हैं। वो कोई बड़ी बात नहीं है। अपना विचार देना हर किसी का अधिकार है, लेकिन सरकार की क्या प्राथमिकताएं हैं उन पे भी जाना पड़ेगा।
हम 5 महीने पहले की बात पे चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इन 3 दिनों में या पिछले 1 हफ्ते में जो हुआ है, सरकार का फेलियर हुआ है। लेकिन ये तो मानते ना कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है। देखिए प्रीति, मैं इस पे आपको एक सीधा सा साफ सा जवाब दे देता हूँ। इस मामले की माननीय हाई कोर्ट के नेतृत्व में कमेटी बनी और उच्च स्तरीय जांच हो, और इसमें जो भी दोषी है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, उसको किसी भी सूरत में बख्शा ना जाए, पहली बात। लेकिन सरकार ये कह के अपना पल्ला झाड़ दे कि हमें नहीं पता था। सरकार की पुलिस है, पुलिस के पास बहुत सारे खुफिया तंत्र होते हैं, सीआईडी है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना सरकार की जिम्मेदारी है। अगर इस तरह का भयानक जो हरियाणा की आवाम ने देखा है, तो सरकार क्यों सो रही थी? और खट्टर साहब ने कल जो बयान दिया है वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक व्यक्ति की सुरक्षा नहीं कर सकते। अगर आप नहीं कर सकते तो आपको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं, आप सत्ता से बाहर हो जाओ। आपने हरियाणा को बार बार जलाया है और राजनीतिक फायदा लेने के लिए ये सरकार ये ना समझे कि हमें इससे कोई चुनावी फायदा होगा। सब जानते हैं जमीनी धरातल की सच्चाई क्या है। सरकार अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती, और अगर सरकार इतनी दुरुस्त होती तो आज यहां हरियाणा बीजेपी का प्रवक्ता बैठा होता, न कि आप दूसरी स्टेट के किसी प्रवक्ता को जोड़ते जिसको हरियाणा का कल्चर ही नहीं पता है। 75 साल में जब से हरियाणा की स्थापना हुई है, हिंदुस्तान के हर कोने में कभी ना कभी कुछ होता रहा, चाहे नकारा नहीं जाता इस बात को, चाहे कोई भी सरकार रही हो, लेकिन कभी भी अमन शांति में कोई भी दखल अंदाजी मेवात में नहीं हुई। ऐसा क्या हुआ कि चुनावी दौर है, यात्राएं पहले भी मेवात में निकली है, शांतिपूर्ण निकली है, ठीक है, लेकिन तो कहीं ना मेवात में कहीं कभी भी ऐसे हालात नहीं हुए। और आज मैं एक बात और कहना चाहता हूं, ठीक है, सरकार की पहली प्राथमिकता है लोगों की सुरक्षा। अगर सरकार नहीं दे सकती तो सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए प्रीति जी। अगर सरकार इतनी दुरुस्त है और इतनी अपने आप में संवेदनशील है, तो हरियाणा बीजेपी के प्रवक्ता होते आज इस आपके डिबेट में, और वो बताते कि हमारी कमियां और हमारी क्या खूबी है। वो आज छुपते फिर रहे हैं, और एक दूसरी स्टेट के बीजेपी के प्रवक्ता हरियाणा के कल्चर की बात करते हैं, जिनको हरियाणा का कल्चर ही नहीं पता है। ठीक है, ठीक है, रुकना चाहूंगी यहाँ पर क्योंकि एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला। यहाँ रुक रहे, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे, बने रहिए खबर फास्ट के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अनु हिंसा को लेकर हम बात कर रहे हैं। सवाल बना हुआ है कि आखिर इतना बड़ा बवाल क्यों हुआ। लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस नेता की तरफ से दिए गए बयान को लेकर कहीं ना कहीं ये हिंसा भड़की है, और साथ ही साथ यहाँ पर सवाल अब सरकार पर भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके का बयान कल मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया उसको लेकर भी विपक्ष अब सरकार को घेर रहा है और सरकार से इस्तीफे की मांग कर रहा है कि अगर आप जिम्मेदारी नहीं निभा सकते हैं, प्रदेश को सुरक्षित नहीं रख सकते हैं, तो इस्तीफा दे दीजिए। चर्चा में आगे बढ़ेंगे। मेहमानों का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दोबारा से रुक करना चाहेंगे संजय जी का। संजय जी, यहाँ पर अब क्योंकि जिस तरीके से हिंसा को लेकर सरकार सवाल बार बार सरकार पर सवाल लगातार विपक्ष उठा रहा है, और अब कल जो बयान आया और खुद आपकी पार्टी के जो सांसद हैं राव इंद्रजीत, उनकी तरफ से भी ये कहा गया कि ये जांच का विषय है कि दोनों ही समुदायों के पास, दोनों ही दलों के पास, दोनों ही पक्षों के पास आखिर हथियार कहां से आए, इसकी जांच होनी चाहिए। खुद आपके ये सांसद कह रहे हैं। देखिए, कोई भी संवेदनशील व्यक्ति यही कहेगा कि इसकी जांच होनी चाहिए, और मैं पहले से कहता आ रहा हूं। राविंदर जी ने ये कहा है कि यात्रा में हथियार लेके कौन जांच होगा, तो ये बयान दिया है राविंदर जी। मैं कांग्रेस प्रवक्ता जी कहूंगा दोनों शांत होने। जब भी जांच होगी, जांच एजेंसी बैठेगी तो किसी एक को नहीं कहेगी भाई तुमने ऐसा क्यों किया। वो जब जांच करेगी तो दोनों पक्ष में करेगी। ये विषय अपने आप में एक पूर्ण है कि भाई जब कोई अपराध हुआ है तो उसकी जांच होनी चाहिए, और मैं इस बात से सहमत हूं। अभी कांग्रेस के प्रवक्ताओं का भी क्षेत्र में बंटवारा कर रहे थे कि हरियाणवी कल्चर, और ये हरियाणवी कल्चर कहीं से ये नहीं है कि आप उपद्रव करो। अगर आपके बहुमत, मैं आपको यही बता रहा था कि हरियाणा एक भाईचारे की मिसाल है, जो आपको नहीं पता है। उसके ऊपर पत्थर चलाओ। और मैं एक सवाल करना चाहता हूं, इनके साथ क्या था? तलवार था। जब ये सिखों का निकलता है शोभा यात्रा, तो क्या हाथ में तलवार उनके नहीं होता है?
लेकिन कभी सिखों ने दंगे नहीं किए। आपको अगर नहीं पता है तो ये भी बता दें, कभी उन्होंने वो उनके गुरुकुलों पे यात्राएं निकलती हैं, वो भगवान के नाम लेकर भी करते हैं, कभी ऐसा माहौल नहीं पैदा होता। वो कभी वीडियो बना के नहीं डालते कि हमारे आपके दामाद ये लोग आ रहे हैं, वो लोग आ रहे हैं, आप तैयारियां रखिए। ये विरोध के पार्टियां सिर्फ हिंदू से ही क्यों पूछते हैं? कभी इनको मुसलमानों से पूछनी चाहिए कि तुम्हें क्या जो मैं इनसे ये पूछ रहा हूँ, हमारे सिख भाई जब भी कोई अपना जुलूस निकालते हैं, अपनी भगवान की कोई यात्रा निकालते हैं, वाहिगुरु के नाम पे, गुरु गोविंद जी के नाम पे जुलूस निकालते हैं, तो कभी कोई वीडियो बना के नहीं डालते कि हमारे हैं, तो शांतिपूर्ण करते हैं, भाईचारे में अमन का पैगाम देते हैं। आप लोगों की तरह नहीं है कि हथियार लेके यात्रा में चलते हैं। ये कतई नहीं मानेंगे कि मोमिन सिंह जी अगर आज बीजेपी हरियाणा इतनी दुरुस्त होती इस मामले को लेके तो आज हरियाणा प्रवक्ता होते हैं यहाँ पे बीजेपी के। आपको बिल्कुल बातें दे रहे हैं और दूसरी स्टेट के प्रवक्ता को बिठा के बड़ी बड़ी बातें करवाते हैं। सच्चाई का सामना करना सीखें। बार बार हरियाणा को जलाने का काम किया है और हर जगह अपने आदमी खड़ा करके कोई न कोई व्यक्ति है इसके पीछे जो ये पूरा षड्यंत्र करके इस तरह की घटना हरियाणा में क्या है। और मैं इस बात से सहमत हूं, रमन सिंह ने सही कहा कि इसकी निंदा तो हर कोई करता ही है, साथ में इसका निष्पक्ष जांच ये सोच के होना चाहिए कि हमें हिंदू को ही कटघरे में खड़ा करना है, ऐसी हमारी मनोवृत्ति नहीं होनी चाहिए। और हम इस बात से सहमत भी है। लेकिन सवाल फिर भी है, देश में 80% हिंदू है, किसी भी हिंदू बहुल क्षेत्र में कभी किसी के ऊपर कोई पथराव होते आपने सुना नहीं है, किसी रैली के ऊपर, किसी शोभा यात्रा के ऊपर। ये वैसी जगह क्यों होता है जहां पर हिंदू की आबादी एकदम नगण्य है या कम है? इसका कारण है, जहां होता है आबादी ज्यादा है वहां शक्ति प्रदर्शन दिखाने का एक नायाब तरीका है कि हम एकजुट हैं, हम एकत्रित हैं, देखो हम हिंदुओं को मार रहे हैं। और जितने भी पक्ष के देता है उसमें पर्दाफाश हो जाते हैं। वो एक बार भी नहीं कहते हैं कि जो उपद्रवी मुसलमान मस्जिद से पत्थर फेंका है, पेट्रोल पंप फेंका है, उसने अन्याय किया है, अपराध किया है, अत्याचार किया है, ये किसी के मुंह से नहीं निकला। वो बहाना ढूंढते हैं, ये मोनू सोनू, उसके बाद उसने ये वीडियो निकाला, उसने ये कहा, ये इस तरीके का जटिल बहाना ढूंढते हैं। और रमन सिंह जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं, प्रवक्ता जो होता है वो देश का नागरिक होता है। और हरियाणवी प्रवक्ता, चैनल वाले को कहिए कि अगली बार से हरियाणवी प्रवक्ता को बुलाए, कहिए। वो आना ही नहीं चाहते, वो आ ही नहीं रहे। उनको पता है कि इसका सामना करना पड़ेगा। ये आप कह रहे हो, सामना करने में आप परेशानी हो रही है, क्योंकि हरियाणा की आवाम ने सब कुछ देखा है और समझा। शिष्टाचार ये कहता है कि इसमें भी विभाजन नहीं करनी चाहिए। हमारा मंतव्य साफ है, ये अपराध है, इसकी जांच हो और जांच होने में जो दोषी पाया जाए उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए और ऐसी सजा दी जाए कि आगे भविष्य में कोई हरियाणा के अंदर हिम्मत न कर सके कि इस तरह की कोई घटना घटे। ठीक है रमन जी। अब मेरे बीजेपी के प्रवक्ता साथी ने कहा कि वो हरियाणा से नहीं है, मैंने इस संदर्भ में टिप्पणी की। मैं सम्मान करता हूं इनका, लेकिन मैं आज ये चाहता था कि जो चुनी हुई सरकार, डबल इंजन की सरकार हरियाणा में है, क्यों ना उनके बीजेपी के प्रवक्ता साथी आके इस जो ये निंदनीय घटना हुई है इसके बारे में आके अपने विचार दें। सच्चाई ये है कि मैं सम्मान हर किसी का करता हूं, लेकिन मेवात के बारे में इन्होंने कहा कि जहां पे संख्या किसी की ज्यादा है, किसी की कम है, लेकिन इनको याद नहीं है। मैं इसलिए चाहता था कि बीजेपी के प्रवक्ता साथी आए हरियाणा से। मेवात के मुसलमानों के नाम हिंदुओं के नाम पे रखे गए हैं। इतिहास गवाह है हरियाणा का इस बात में। किसी का नाम रोशन लाल, किसी का नाम प्रीति, किसी का नाम रमन भी रहा है और ये स्वीकार्य है, मेवात के इतिहास में लिखा गया। मेवात में 75 साल में कभी भी किसी हिंदू ने मुसलमान पे और मुसलमान ने कभी भी किसी हिंदू पे पत्थर नहीं फेंका। ये सत्य है और स्वीकार्य भी है। चुनावी माहौल में जब माहौल बिगाड़ने के कुछ शरारती तत्व द्वारा प्रयास किए जाएंगे तो हरियाणा के पटल पे ये सब होगा। और आज सरकार को मुंह की खानी पड़ रही है, मुंह छुपा के सरकार एक पर्दे के पीछे बैठी हुई है, क्योंकि जनता जनार्दन ने हरियाणा को जलते हुए बार बार देखा है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, हमने किनको मारा है, हमने किनकी गाड़ियां जलाई, हमने किनके घर फूके हैं, हम सबने अपने फूके हैं। कौन थे वो उपद्रवी जो सरकार उनको ना समय पे रोक पाई? लॉ एंड ऑर्डर पुलिस की जिम्मेदारी है, सुरक्षा देना पुलिस की जिम्मेदारी है। सरकार इसलिए चुनी जाती है
कि हर व्यक्ति को एक सुरक्षा दी जाए। लेकिन जैसे राव इंद्रजीत जी ने कहा कि यात्रा में हथियार लेके कौन जाता है। अगर बीजेपी के मेरे प्रवक्ता साथी ने कहा, इन्होंने सिखों के बारे में बात की, सिखों का इतिहास उठा लो, कभी वो यात्रा करते हैं गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पे, या उनका जो भी गुरुपुरब होता है उस पे वो करते हैं। वो तो कभी वीडियो नहीं डालते कि आपके दामाद आ रहे हैं मालाएं रखो, वो कभी नहीं डालते कि वहां चलो पता नहीं क्या हो जाएगा। वो 36 बिरादरी के भाईचारे की प्रतीक यात्रा होती है, बड़ा उसमें एक जन सैलाब होता है, और उसमें चाहे वो सिख हैं या नॉन सिख हैं, उस यात्रा का दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं सड़कों पर। ऐसा मेवात में पहले हुआ है, यात्रा निकली है, कभी कुछ नहीं हुआ। आज चुनावी माहौल में ये सब हुआ है। ठीक है, ये एक बड़ा सवाल है कि क्योंकि यही बार बार कहा जा रहा है, पहले भी ये कई सालों से यात्रा निकाली जा रही है, लेकिन उस दौरान कुछ नहीं हुआ। अब चुनावी साल है, चुनाव सर पर है, इसलिए इस तरीके के दंगे करवाए जा रहे हैं। ठीक है संजय जी, इस पर आपका मैं जवाब लूंगी, लेकिन हमारे साथ यहाँ पर करनी सेना अध्यक्ष सूरजपाल अमू भी जुड़ गए हैं, उनको भी इस चर्चा में शामिल कर लेते हैं। सूरजपाल अमू जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। जी धन्यवाद। सबसे पहले एक रिएक्शन आपका, जो में हिंसा घटी है उसको लेकर लेना चाहेंगे कि किस तरीके से आप इस घटनाक्रम को देखते हैं, किन कारणों को इसके पीछे जिम्मेदार मानते हैं? मैं अभी कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था बड़े गौर से, बड़े धैर्य से, और जिस प्रकार की वो प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, अगर ये भैया मेरे को ये समझ में नहीं आता कि ये सारी के सारी बातें ये जो बोल रहे हैं, ये अपने अगर विधायक जो फिरोजपुर जिरका से है उनको बोलते हैं, या ये उनको बोलते हैं जो आफ्ताब अहमद है इनके विधायक। अब ये करें कि कौन लोग मरे, किसने मारा, हथियार लेकर कौन जाता है, गाड़ियां कौन फूंकता है। अरे भैया पूरी दुनिया देख रही है किसने मारा, किसने गाड़ियां फूंकी, किस प्रकार का माहौल वहां बनाया गया। अरे पहली बार हुआ है मेवात में क्या? रमन सिंह जी 1992 के अंदर सैकड़ों मंत्री वहां चलाए गए। इन्हीं आफ्ताब साहब के पिता वहां शिक्षा मंत्री रहे भजन लाल जी की गवर्नमेंट में, और उस समय आफ्ताब ने क्या किया गौशाला के अंदर? धिंगड़ा परिवार की गौशाला है नूह के अंदर। अनुराधा जी बैठी हुई है, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता है, उस समय भारतीय जनता पार्टी में हम लोग साथ होते थे, हम लोगों ने माहौल देखा है उस समय का। परंतु आज हम ये कहें कि भाई ये किसने कर दिया, स्पष्ट कहने की ताकत रखे रमन सिंह जी। जो भी दोषी है, दंगाई दंगाई है, चाहे वो किसी भी जाति का है, परंतु जिस प्रकार से मेवात को साजिश कहते हैं, षड्यंत्र कहते हैं, प्लानिंग कहते हैं, ब्रजमंडल यात्रा हो रही थी 4 साल से लगातार हो रही है, और अगर छोटे छोटे बच्चों को बंधक बना लिया जाए 2,500-3 हजार लोगों को, और ऊपर से पहाड़ियों पर से गोलियां बरसाई जा रही हैं उनके ऊपर, मैं निश्चित तौर पे कहूंगा कहीं ना कहीं अधिकारियों की चूक है, बड़ी चूक है। परंतु ये कह देना किसने मारा, किसने गाड़ी चलाई, कैसे कैसे हो गया, ऐसे नहीं कहना चाहिए, स्पष्ट कहना चाहिए। आप खबर फास्ट पर हैं और इतने बड़े चैनल पर बैठकर हम ये मुंह छुपाए, नहीं साहब उन्होंने किया, हमें नहीं पता। मुझे दुख है क्या स्पष्ट बोलने की कोई ताकत नहीं रखता। हम लोग, मैं करनी सेना के नाते आपके यहाँ बैठा हूं, मैं खुद सोना का रहने वाला हूं, सोना के अंदर तांडव हुआ है। अनुराधा जी बाईपास चौक, आप तो एक एक जगह से, एक गली से वाकिफ है, जिस प्रकार का नंगा नाच वहां पर हुआ है, छतों के ऊपर से पत्थर बरसाए गए, गोलियां चलाई गई हैं, AK-47 यूज किया गया। फिर कोई ये कहे कि जी हमें नहीं पता, मुझे दुख है। मैं राजनीतिक चर्चा ना करना चाहता ना करूंगा, परंतु जो हुआ गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। अब मेरा इलाका शांत रहे, शांति रहे, सभी लोग सौहार्दपूर्वक वातावरण में अपना काम करें, परंतु
कोई ये सोचे कि नहीं मोनू माने सर ने ये बोल दिया तो दंगा हो गया, गलत। फिरोजपुर झिरका के विधायक ने विधानसभा के अंदर क्या कहा उसको कोई कैसे भूल जाए। अनेक मुस्लिम युवाओं के वीडियो वायरल हो रहे हैं, आके दिखाओ, गंदी गंदी गालियां आ रही हैं फेसबुक पे, ये इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है जो नाकाबिले बर्दाश्त है। और हम कहें सब हमें नहीं मालूम ये कैसे हो गया। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम लोग सच्चाई से मुंह मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का बयान आ गया, मैं अमन और शांति की मांग करता हूं। तीनों विधायक आपके हैं, रमन सिंह जी, तीनों विधायक कांग्रेस के मेवात से। वहां पर हिंदू जो है 15% है, 85% वहां मुसलमान है। फिर हम ये कहें नहीं साहब, अरे गांव के गांव खाली हो गए, पलायन पहले भी हो चुका है और अब ये जो बचे कुछ हैं ये भी पलायन कर जाएंगे। अगर यही साजिश है, यही प्लानिंग है और यही नेताओं का गेम है तो मुझे दुख है। सूरजपाल जी क्या मानते हैं कि नूह में हिंसा हुई, इससे ज्यादा और क्या कहूं? उसके बाद यह आंच जो है सोहना भी पहुंची, गुरुग्राम भी पहुंची, उधर फरीदाबाद तक पहुंच गई। क्या नूह हिंसा के बावजूद भी कहीं ना कहीं प्रशासन चूक करता रहा कि ये आगे ना बढ़े, वहां की आग वहां तक भी पहुंच गई, ये भी एक चूक यहाँ पर पुलिस प्रशासन की रही? वो एक्शन करेंगे और उसका रिएक्शन भी ना हो, ऐसे कैसे संभव है जी? फिर हमें चूड़ियां दे दो, हम पहन के बैठ जाते हैं, हम भी रसोई में बैठ जाते हैं, हम मुंह बंद कर लेते हैं, टेप लगा दो हमारे मुंह पे। क्योंकि संसद में ड्रामा चल रहा है, परंतु आज न राहुल गांधी बोल रहे हैं, न कोई और बोल रहा है, न विपक्षी दल बोल रहे हैं। अरे 6-7 मौतें हो गई, सैकड़ों लोग गायब हैं। विषय ये नहीं है, ये कह रहे 80-90 गाड़ियां जल गई, मैं कहता हूं 600 गाड़ियां जल गई। एक मोटरसाइकिल के गए उसमें से, गोडाउन में से 200 मोटरसाइकिल उठा ली गई, 6-7 ज्वेलरी की दुकान लूट ली गई, चंदीराम हलवाई की दुकान नो अनाज मंडी में लूट ली गई, बड़कली चौक पर चुन चुन कर हिंदुओं की दुकानें फूंक दी गई। फिरोजपुर में सैनी समाज की चुन चुन कर बाइकों को और उनको दुकानों को, घरों को आग लगाया गया। फिर ये कहते हैं साहब ये जो हुआ है किसने किया, हमें नहीं मालूम। अरे भैया, यात्रा में ना तो कोई हथियार लेके चल रहा था, और अगर कोई केंद्रीय मंत्री कह रहा है तो मैं आपके चैनल पर अपोज कर रहा हूं, केंद्रीय मंत्री की जानकारी में विषय नहीं है। किसी को बुरी लगती हो लग जाए, कभी कोई भक्त, कभी कोई साधु संत यात्राओं में हथियार लेके चलते हैं क्या? वो कुछ भी कहेंगे हम सुनेंगे। जाए ना वहां पर सांसद, जो भी आएंगे बोलेंगे अरे वहां अत्याचार हुआ है, न्याय हुआ है। हम भी चाहते हैं सौहार्द बना रहे, भाईचारा कायम रहे, परंतु भाईचारे की शर्तों पर हमारे लोग कुर्बान होंगे। अभिषेक राजपूत को मार दिया गया, यंग बच्चा था, एक कारगिल का फौजी था गढ़ी बाजीतपुर का, उसकी हत्या कर दी गई। महिलाओं के माथे पर सिंदूर देख देख कर उनके माथे पर पत्थर मारे गए। ये कैसा धर्मनिरपेक्ष देश है? ये मेरा दर्द है, ये मेरा दुख है। अरे बोलने तो दो। फोन कटेगा भैया। ठीक है, अनुराधा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अनुराधा जी, डिस्कनेक्ट हो गया। प्रीति, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसा आप मेरे पास भी कह रहे थे कि बिल्कुल कंप्लीट फेलियर है ये सरकार का। एक तरफ हरियाणा सरकार के डिप्टी सीएम कह रहे हैं शोभा यात्रा निकालने वालों ने सरकार को सही जानकारी नहीं दी थी, वरना हम सुरक्षा के इंतजाम करते। मुख्यमंत्री कह रहे हैं हम सुरक्षा दे नहीं सकते। आपके केंद्रीय मंत्री भाजपा के कह रहे हैं कि वहां पे हथियार लेके लोग गए हुए थे। भाई अगर सरकार के 4 मुंह 4 तरफ चलेंगे तो यही हालत होगी ना कानून व्यवस्था की।
यही चूक पर तो होगी ना, और लोगों को यही देखना पड़ेगा पूरी तरह से। मतलब जिस चीज को सारी दुनिया ने देखा, आपने देखा, हमने देखा कि कानून व्यवस्था अपना काम नहीं कर पाई, प्रशासन अपना काम नहीं कर पाया, सरकार की इंटेलिजेंस फेल हो गई। आप ये बताइए, आज से 5 महीने पहले कोई घटना हुई और विधानसभा की सदस्य से कोई सवाल उठल रहे, अमर्यादित भाषा में वहाँ पे विधायक 2 आपस में बात कर रहे हैं। क्या सरकार को उस रोष का अंदाजा नहीं था? तो सरकार को उस विषय में कुछ नहीं करना चाहिए था? लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं किया, कभी भी नहीं करते हैं। पूरा हरियाणा त्रस्त है, हर वर्ग त्रस्त है। सरकार अपनी बदमाशी करने में लगी हुई है, तो जनता के हितों की तरफ का कोई ध्यान नहीं है, और उसी का खमियाजा मेवात के अंदर लोगों ने दिया है। ये मैं कहना चाहती हूँ। मुख्यमंत्री की पूरी अनुभवहीनता है, उनकी नैतिकता के साथ उनको ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए, और उन्हें कुर्सी पे बैठे रहने का कोई हक नहीं है यदि वो सरकार को ये कहना चाहती हूँ। ठीक है संजय जी, यहाँ पर आपने सूरजपाल जी को सुना, वो ये कह रहे हैं कि जी, वो ये कह रहे हैं कि एक्सेप्ट तो करिए, ठीक है गलती हुई है, चूक हुई है, कार्रवाई करिए, अब जो दोषी है उनको पकड़िए। सूरजपाल अम्मू जी ने पूरी वृत्तांत बता दी, और जो इन्होंने बताया है वही दर्द है। मैं अनुराधा जी को बार बार सुनने की कोशिश करता हूँ, इनके अपने कान पे बहुत भरोसा और आंख पे इनको भरोसा नहीं है। इनको ये सुनाई देता है कि फलाना ये कह रहा, चिलाना ये कह रहा। इनको ये सुनाई नहीं दिया कि सैनी समाज के घर के अंदर घुस के लोगों के मोटरसाइकिल लूटे गए, मोटरसाइकिल में आग लगाए गए, सिंदूर देख के पत्थर फेंके गए। अम्मू जी ने इतनी सारी बातें बोली, वो इनको सुनाई नहीं दिया, इनको टीवी चैनल पर दिखाई नहीं दिया। कौन नेता क्या स्टेटमेंट दे रहा है, वहां से ये मिसगाइड करना चाहती है पूरे डिबेट को। अरे जो आंख देखता है वो सत्य है, और सत्य पे भरोसा करो। आश्चर्य की बात यह है कि किसी को एक नेता भी विपक्ष के जो हिंदू मरे हैं, जो कारगिल का शहीद, जो कारगिल संजय जी हिंदू मुस्लिम मत करिए, उपद्रवी कहिए, क्योंकि उपद्रवी का ना धर्म होता है ना जात होती है। इनको इस चीज का निर्माण हुआ, इन्होंने ये चीज किया कि फलाना ने ये बोला, फलाना ने ये बोला। आज आपको एक बात बता देता हूं, जब हिंदू धर्म का कन्वर्जन हुआ तो मेवात के अंदर सबसे ज्यादा हिंदू से मुसलमान बताइए, और वहां पर एक बहुमत 31 को हिंसा हुई, 116 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। मास्टरमाइंड को पता चल पाया कि इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड आखिर है कौन? जांच होने दीजिए ना, मास्टरमाइंड भी निकल के आ जाएगा। और जब मास्टरमाइंड निकल के आ जाएगा तो पूरे हरियाणा का आंख खुल जाएगा। शायद उसके बाद अगर कहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टियां के प्रवक्ता कुछ बोले इसके ऊपर। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बड़े अच्छे ज्ञान दे रहे थे, सरल भाषा में बात कर रहे थे। अम्मू जी ने 2 मिनट के अंदर इनका पोल खोल दिया कि कौन लोग मरे, किसके साथ अन्याय हुआ, किसके साथ अपराध हुआ। वहां 3 विधायक जो हैं वो कांग्रेस के विधायक हैं वहां पे मेवात के अंदर। और मेवात के अंदर मुसलमानों की संख्या कितनी है, जरा ये किसी हिंदू बहुमत संख्या के अंदर जाके मस्जिदों से पत्थर फेंकवा कर देख ले। ऐसा संभव नहीं है। देश के अंदर, देश देखिए, पहले मेवात में हिंदू को मुसलमान बनाया गया, और आप बचे कुचे हिंदू को वहां से हटाने का षड्यंत्र इस राइट के पीछे का एक महत्वपूर्ण कारण है। आपके जहां आबादी में है वहां देखिए, और हमारे देश में आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता जैसा, कांग्रेस के प्रवक्ता जैसा भी हिंदू रहते हैं जो अपनी वाहवाही के लिए। संजय जी अगर ऐसे ही हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे तो क्या ये लड़ाई खत्म हो जाएगी? क्या ये लड़ाई खत्म हो जाएगी? ये तो आगे बढ़ती रहेगी। इसको खत्म करने का कोई तो तरीका होगा। खत्म कर दी जाएगी। अभी आप देखते रहिए कि कितने लोग इसमें आते हैं, कितने बड़े बड़े नेता। ठीक है, सूरजपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आर्य रमन जी आपके पास, सूरजपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। चीज निकल कर जब सामने आएगी तो लड़ाई खत्म नहीं होती है, लड़ाई खत्म कर दी जाती। ठीक है सूरजपाल जी। देखिएगा अनुराधा जी ठीक है, रुकिए सुनिए। अनुराधा जी मेरी बड़ी बहन है, और मैंने अनुराधा जी की उंगली पकड़कर चलना सीखा है राजनीति में। एक ही संगठन में काम करते थे, संगठन में कैसे काम किया जाता है ये अनुराधा जी ने सिखाया। परंतु अनुराधा जी में एक व्हाट्सएप आया मुझे मेवात से, एक गांव के पूर्व सरपंच का, और वो मैं व्हाट्सएप यहां दिखा रहा हूं।
अगर जूम करेंगे तो आपको जी दिख रहा है गांव बैंसी से जिन लोगों ने 31/7/2023 हाँ, को नूह में बैंसी से जी नूह में भीड़ जुटाने का काम किया। एक शफीकुर रहमान पुत्र हारून, ये आदमी शाहिद पतरिया का साला है। शाहिद पतरिया आफ्ताब अहमद का मित्र है, विधायक कांग्रेस। इम्तियाज पुत्र समी खान, कासम पुत्र आसू, तालिम पुत्र जफरू, ईसा पुत्र हसीन, तालिम पुत्र जफरू, शाहरुख पुत्र मुबिन। ये तो पक्के हैं और बाकी खुद बताएंगे जब इनको पुलिस अरेस्ट करेगी। ये मैसेज इन लोगों ने गांव के अंदर ऐलान किया और गांव के लोगों को इकट्ठा करके नूह में ले गए। ये मैसेज, और जिस सज्जन ने भेजा उसने एक लाइन और लिखी है, भाई साहब मेरा नाम छुपा के रखना। अनुराधा जी, इसमें कोई राजनीति नहीं है और मैं राजनीति करना चाहता हूं। हमको अमूरी में बिल्कुल स्वीकार करते इस बात को कि ये राजनीति का विषय ही नहीं है, ये बहुत तकलीफ का विषय है। मैं बिल्कुल स्वीकार करती हूँ, नहीं है, नहीं बहुत दर्द का विषय है। अनुराधा जी ऐसे अनेक व्हाट्सएप मैसेजेस, दुनिया भर के वीडियोस वायरल हुए हैं जहां पर इन लोगों ने 31 तारीख से पहले 30 तारीख को प्लानिंग कर ली थी। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। चुनाव आएगा जब वोट खेल लेना। परंतु अब यहां पर कांग्रेस के मित्रों को कहना चाहता हूं, तीनों विधायक ये मंदिर में चढ़ जाए और मैं मंदिर में चढ़ जाता हूं, और कसम खाएं ये मस्जिद में चढ़े अपने और मैं मंदिर में। क्या चाहते हो मेवात से? वो जो 15% बेचारे गरीब मजदूर बच्चे हैं उनको भी भगाना चाहते हो? ठीक है सूरजपाल जी, समय की कमी है, रमन जी से भी जवाब ले लेते हैं। रमन जी देखिए सूरजपाल जी ठीक है, थोड़ा लेट जुड़े। अगर वो मेरा पहला इस डिबेट का वक्तव्य सुनते तो शायद ऐसा नहीं कहते। हरियाणा एक, हरियाणवी एक के नारे के साथ मैंने शांति की अपील के साथ और मैंने ये कहा था कि सरकार अपनी जांच माननीय हाई कोर्ट के नेतृत्व में कमेटी बना के करे। शायद सूरजपाल जी जब तक इस डिबेट का हिस्सा नहीं थे, वो सम्मानीय है, मैं उनका सम्मान भी करता हूं और ये सब साथियों ने सुना भी है। दो पक्षों में टकराव हुआ। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, प्रशासनहीनता है। एक पक्ष ने अटैक किया, ऐसे बोलिए। दूसरे पक्ष में मैं तेरे कहने से बात करूंगा क्या? मैं तेरे कहने से बात करूंगा? मुझे हरियाणा का कल्चर भी पता है। रमन जी, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मत करिए। रमन जी, राष्ट्रीय चैनल पे ऐसी बातें नहीं। आप नहीं सिखाएंगे, आप आराम से बैठे, इनको चुप कराओ। नहीं, आराम से नहीं, गलत नहीं बोलेंगे आप सिखाएंगे बोलना। ठीक है रमन जी, ठीक है रमन जी, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल मत करिए। समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं लड़ाई आगे बढ़ती जा रही है। यहाँ पर राजनीतिक दल इस पर राजनीति कर रहे हैं और आखिर बड़ा सवाल ये है कि ये लड़ाई आखिर खत्म कैसे होगी? क्यों यहाँ पर राजनीति की जा रही है इस मसले पर? क्यों इसको खत्म करने पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है? हालांकि कहा जा रहा है कि जांच होगी, जो भी इसमें शामिल है उनको बख्शा नहीं जाएगा। जांच आगे बढ़ेगी तो मास्टरमाइंड का भी पता चलेगा। लेकिन फिलहाल अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड कौन है। दोनों ही दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।